हेलो बच्चों, दिल थाम कर बैठिए। सुक्री सर आज आपके लिए लेकर आए हैं वन शॉट वीडियो हेलो अल्केन्स हेलो एरीन्स की। ये बच्चों एक माइंडसेट होता है कि वन शॉट वीडियो में क्या सभी कंसेप्ट्स डिस्कस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने तो पहले रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं की, क्या वन शॉट वीडियो में क्या हर कंसेप्ट दिमाग में फिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वो सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको फील ही नहीं होगा कि आपने पहले क्लासेस कोई मिस की थी। चलिए बच्चों, बिना आपके इंतजार किए हम स्टार्ट करते हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले एनसीईआरटी में अगर आप नजर डालेंगे तो आपको नॉमेनक्लेचर नजर आएगी। अब बेसिक नॉमेनक्लेचर मींस वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये तो एक बेसिक से रूल्स हैं जो +1 क्लास के साथ कंसर्न्ड है। लेकिन यहां पे जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वन शॉट वीडियो में, ऐसी चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड भी हैं और नेक्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर्स में काफी हेल्पफुल भी होंगी। जैसे सबसे पहला वर्ड आप चेक कीजिए, यहां पे आपको कौन सा नजर आ रहा है? आइसो। अब आइसो में कंफ्यूजन क्या रहती है बच्चों की कि सर कॉमन नेम्स में आइसो कहां पे यूज होता है? सो पॉइंट टू बी नोटेड, जब भी आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उस चेन में सेकंड लास्ट कार्बन पे CH3 नजर आए तो वहां पे आइसो यूज होगा। इधर देखिए CH3, तो यहां पे चेक कीजिए क्लोरीन इटसेल्फ एक फंक्शनल ग्रुप है हेलो अल्केन्स में, तो इसके साथ वाली कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन। अब यहां से आप मेन चेन को चेक कीजिए, इस मेन चेन में आपको सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या नजर आ रही है? एक साइड चेन जिसमें एक CH3 ग्रुप है। तो यहां पे आप क्या यूज कर सकते हो बच्चों? वर्ड दैट इज आइसो। अब एक एक कार्बन को रिड्यूस कीजिए, तो क्या ये भी आइसो है? बिल्कुल है। मैंने सिर्फ एक मिथाइलिन ग्रुप, एक CH2 ग्रुप बाहर निकाला है, तो क्या बच्चों ये भी आइसो है? बिल्कुल है। सो इस चीज को नोट कीजिए कि जब भी आपने आइसो का कंसेप्ट स्टडी करना है, एक तो आपने CH3 ग्रुप को चेक करना है सेकंड लास्ट कार्बन पे, और दूसरा आइसो की शुरुआत मिनिमम कितने कार्बन से होती है? 3 कार्बन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ऐसे कुछ कंसेप्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, अब चेक कीजिए इस स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है? बेंजाइलिक। पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी मैंने यहां पे आपको स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, ये सभी के सभी स्ट्रक्चर्स बेंजाइलिक फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्यों? नोट कीजिए, बेंजीन की साथ वाली कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, चाहे आप उसको बेंजो कहें, बेंजल कहें, लेकिन उसकी फैमिली एक ही रहेगी, दैट वन इज बेंजाइलिक। तो यहां पे चेक कीजिए, अल्फा कार्बन के साथ OH, अल्फा कार्बन के साथ क्लोरीन, अल्फा कार्बन के साथ 2 क्लोरीन और यहां पे अल्फा कार्बन के साथ 3 क्लोरीन। तो ये चारों के चारों स्ट्रक्चर्स बेंजाइलिक फैमिली को बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन्स हैं तो कॉमन नेम है बेंजाइल, अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है तो कॉमन नेम है बेंजल, और अगर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहां पे होगा बेंजो। सो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल डाइक्लोराइड और बेंजो ट्राइक्लोराइड। क्लियर? नेक्स्ट वन, हॉट लाइन। मैं जब भी नोट्स बनवाता हूं बच्चों तो हॉट लाइन, मास्टर लाइन, गोल्डन लाइन, ये सभी लाइंस को ध्यान से आपने सुनना है आज इस वीडियो लेक्चर में। ठीक, हॉट लाइन में मैंने क्या लिखवा है? If one or more halogens directly connected with alpha carbon benzene, then those haloarenes are benzylic halides। और ये CBSE के क्वेश्चन में आया हुआ है PYQs में। वहां पे क्वेश्चन क्या था कि इनमें से आप बताइए कि कौन सा बेंजाइलिक की कैटेगरी में जाएगा? अब बताइए
बेंजीन की साथ वाली कार्बन अल्फा, उसके साथ वाली कार्बन बीटा, यहां पे अल्फा यहां पे बीटा, तो कहां पे आपको अल्फा कार्बन के साथ हेलोजन नजर आ रहा है? सेकंड स्ट्रक्चर के केस में। तो बच्चों ये स्ट्रक्चर किस फैमिली को बिलोंग करेगा? बेंजाइलिक हेलाइड्स। नेक्स्ट वन देखिए मास्टर लाइन। अब मास्टर लाइन में मैंने क्या लिखवाया है? ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस रिमेंबर दैट CCl bond if sp2 hybridized will always be less reactive than sp3। ऐसा क्यों बच्चों? जैसे जैसे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो उससे होता क्या है? कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, जिससे कार्बन और क्लोरीन के बीच में या किसी भी फंक्शनल ग्रुप दैट इज हैलोजन के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो जाता है? डिक्रीज। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा तो हैलोजन्स की क्या मजाल कि वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींचे। तो इसका मीनिंग वो बॉन्ड की पोलैरिटी कम हो जाएगी, उस बॉन्ड की वीकनेस कम हो जाएगी, वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। सो पॉइंट अगेन नोट कीजिए, जब आपको लगे कि कार्बन sp3 sp2 sp, तो जिस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 होगी उसके साथ वाला हैलोजन इजीली रिप्लेस होगा, मींस उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगी। ये मैंने इस पॉइंट में लिखवाया है। अगला पॉइंट, इन रेजोनेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड। अब देखिए बच्चों, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। क्या यहां पे क्लोरीन इजीली रिप्लेस होगा किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, OH के साथ? एक तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी? sp2, अभी डिस्कस किया। दूसरा, क्लोरीन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी क्योंकि सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। तो दो कंसेप्ट्स हो गए। वाई विनाइल हेलाइड्स और हेलोएरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि बच्चों विनाइल का मीनिंग जिस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 होती है जहां पे डबल बॉन्ड होता है, अगर उसी कार्बन के साथ डायरेक्टली हैलोजन लगा हो तो वो किस फैमिली को बिलोंग करता है स्टूडेंट्स? विनाइल। और हेलोएरीन्स का मीनिंग क्या? जब हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन के साथ लगा हो। इन दोनों केसेस में कार्बन की हाइब्रिडेशन sp2 और दूसरा रेजोनेंस, सो दैट्स व्हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिक्रीज हो जाएगी। ये इस आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, इसको आराम से ध्यान से पॉज करने के बाद नोट कीजिए। नेक्स्ट वन, यहां पे कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं। डार्जन सिंथेसिस, फिंकलस्टीन रिएक्शन, बोराडीन हर्ट्ज-रिकर एंड श्वार्ट्ज। 4 हैलोजन्स की 17th ग्रुप के जो हैलोजन्स हैं उनमें से 4 हैलोजन्स की हम स्टडी करते हैं एस्टाटीन को छोड़कर, क्योंकि एस्टाटीन इज लीस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पहला हैलोजन फ्लोरीन, सेकंड वन क्लोरीन, थर्ड वन ब्रोमीन एंड फोर्थ वन आयोडीन। स्वार्ट्ज में हम क्लोरोअल्केन बनाते हैं? नहीं, स्वार्ट्ज से हम फ्लोरोअल्केन बनाते हैं। ये भी ध्यान से सुनो, डार्जन सिंथेसिस में क्लोरोअल्केन बनाते हैं, फिंकलस्टीन में हम आइडोअल्केन बनाते हैं और बोराडीन हर्ट्ज-रिकर में ब्रोमोअल्केन बनाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन अराइज होगा कि सर इनमें खास बात क्या है, तो 1 by 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, जब अल्कोहल के साथ अल्कोहल के साथ कोई ऐसा कंपाउंड आप रिएक्ट करवा रहे हो जिसमें क्लोरीन हो, जैसे थायोनाइल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या फिर HCl, सभी में आप चेक कीजिए आपको क्लोरीन नजर आ रहा है, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली OH को क्लोरीन के साथ रिप्लेस करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वहां पे रीअरेंजमेंट ना हो। अगर रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट आएगा तो आपका प्रोडक्ट गलत हो सकता है। वो रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा जब हम SN2 और SN1 का कंसेप्ट स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए एक चीज को नोट कीजिए कि डार्जन सिंथेसिस में बनने वाला क्लोरोअल्केन 100% प्योर होता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसमें जो दोनों साइड प्रोडक्ट्स होते हैं वो गैसियस स्टेट्स में होते हैं, इसलिए हमारे पास डार्जन सिंथेसिस मींस दिस मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोअल्केन। नेक्स्ट वन, फिंकलस्टीन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान से देखने वाले दैट इज एसीटोन। अदरवाइज क्लोरीन पे तो नेगेटिव, R ग्रुप मींस कार्बन चेन,
पॉजिटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, आयोडीन पे नेगेटिव। सिंपल सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन को आयोडीन रिप्लेस करेगा। लेकिन आपका ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि सर आयोडीन के साथ तो कार्बन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा नहीं होती, तो हम लेस स्टेबल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि कार्बन क्लोरीन इज शोज ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो हम फॉरवर्ड में कैसे जा सकते हैं जबकि ये तो अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। तो वही तो बात है, इसीलिए तो हम एसीटोन यूज करते हैं क्योंकि एसीटोन में सोडियम क्लोराइड इज लेस सॉल्युबल, जिसके कारण सोडियम क्लोराइड पीपीटीज की फॉर्म में बाहर आ सकता है। और जैसे ही वो बाहर आएगा तो इसके पास मौका ही नहीं होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि अगर क्लोरीन ही नहीं होगा तो दोबारा से अटैक कौन करेगा। तो इसलिए बच्चों फिंकलस्टीन ने यही सोचा था कि अगर हम यहां पे लेस पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज कर लें तो वहां पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो सकती है और हम अच्छे यील्ड में आइडोअल्केन बना सकते हैं। नेक्स्ट वन, बोराडीन हंट्सटेकर। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट मेथड है, चेक कीजिए, इसमें आपको दोनों अल्फाबेट्स नजर आ रहे हैं ब्रोमीन के, दैट इज बी एंड आर। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि ये एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या लिया जाता है, एसिड, फिर उसकी मेटल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, दैट इज सिल्वर। क्योंकि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो एक तो बच्चों वो क्या बनाता है, सॉल्ट, और दूसरा उसमें से कौन सी गैस बाहर जाती है, हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए बोराडीन हंट्सटेकर में हम क्या यूज करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड और उसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ, रिफ्लक्स भी करते हैं और रिफ्लक्स के साथ थोड़ा सा नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हैं सो दैट रिएक्शन को थोड़ा कैटालाइज करवा सके। तो कुछ भी नहीं करना है, दो Br है, एक को कंसीडर कीजिए नेगेटिव, दूसरे को कंसीडर कीजिए पॉजिटिव, सिल्वर पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। अब सुनो, ऐसा नहीं है कि यहां पे आपने C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Br पॉजिटिव लगा देने, ये तो गलत हो जाएगा। जब भी हम रिफ्लेक्स करते हैं ना तो डीकंपोजिशन होती है और कंपाउंड में अगर कोई गैस छुपी हुई है तो वो बाहर जाती है। अब चेक कीजिए, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड में कौन सी गैस छुपी हुई नजर आ रही है, CO2। सो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव का कंसेप्ट वैलिड नहीं रहता है क्योंकि यहां पे पहले CO2 बाहर जाती है। तो मींस जो हैलोल्केन बनेगा उसमें स्टार्टिंग कंपाउंड से एक कार्बन कम हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। तो अब वो CO2 की फॉर्म में कार्बन बाहर चली गई। अब जो पीछे बचा है बस उसमें एक Br सिल्वर को देंगे, दूसरा Br हम R को देंगे, मींस फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन। नेक्स्ट वन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। यहां पे अगर आपको कोई भी कंपाउंड कंटेनिंग फ्लोरीन नजर आ रहा है तो वहां पे समझ जाना कि एक्सचेंज ऑफ हैलोजन में फ्लोरीन अंदर आएगा, ब्रोमीन बाहर आएगा। हां, एक चीज आप ध्यान देंगे कि हम F2 को यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। क्यों बच्चों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है जिसके कारण इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करते हैं। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, एकदम से इंक्रीज, जिसके कारण रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो फ्लोरीन तो हाईली विग्रस रिएक्शन देता है, अनकंट्रोलेबल। तो इसीलिए बच्चों स्वार्ट्ज ने सोचा था कि डायरेक्ट फ्लोरीन के जगह हम उसके इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज करें, जैसे सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड। एंटीमनी का जो फ्लोरीन कंपाउंड होता है वो कैटालिस्ट की तरह यूज करते हैं और डाउन द ग्रुप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसलिए एंटीमनी +5 से +3 में जाता है और इजीली एक फ्लोरीन दे देता है। बाद में वही फ्लोरीन उसके पास आ जाता है जिसके कारण हम इजीली क्या बना सकते हैं, फ्लोरोमीथेन। तो ये होगी अपने पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। उसके बाद अब मास्टर लाइन आ गई एक आपके पास। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट whenever alcohol react with compounds containing chlorine, फाइनल प्रोडक्ट विल बी क्लोरोअल्केन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी अल्कोहल के साथ ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन होगी जिसमें क्लोरीन है तो फाइनल प्रोडक्ट क्लोरोअल्केन ही बनेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसमें रीअरेंजमेंट ना हो। ठीक, उसके बाद ये बॉक्स वाली चीज बहुत ध्यान देने योग्य होती है बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए। किसी भी न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की पावर को हम न्यूक्लियोफिलिसिटी कहते हैं और उसमें कई फैक्टर्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मींस अगर मैं आपसे पूछूं
कि CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव और F नेगेटिव में से सबसे पहले अगर अटैक करेगा तो कौन अटैक कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल? तो बच्चों आपका आंसर होना चाहिए CH3 नेगेटिव। क्यों बच्चों? क्योंकि अलोंग द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस। इसलिए अलोंग द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक चीज और नोट डाउन कर लेना, लेकिन डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, मींस I नेगेटिव स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Br नेगेटिव, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन Cl नेगेटिव, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन F नेगेटिव। मींस आयोडीन जितना अच्छा लिविंग ग्रुप है उतना अच्छा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी है। नेक्स्ट वन, ग्रूव्स प्रोसेस। वैसे तो ग्रूव्स प्रोसेस को हम ल्यूकस टेस्ट के साथ भी कोरिलेट करते हैं, दैट इज टर्बिडिटी, लेकिन यहां पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, देखिए मैं कुछ चीजें आपको रिएक्शन की फॉर्म में भी समझाऊंगा। OH के साथ वाली कार्बन अल्फा जो डायरेक्टली कितनी कार्बन के साथ लगी हुई है? 3 कार्बन के साथ, तो ये कार्बन क्या होगी? 3 डिग्री। टोटल कार्बन कितनी है? 4। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा बच्चों? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक, अब इस कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये तीनों के तीनों क्या देंगे? प्लस आई इफेक्ट। इसके कारण इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो यहां पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जिससे ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि HCl टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन बहुत फास्ट देगा। नॉर्मल कंडीशंस पे, रूम टेम्परेचर पे भी आप क्या बना सकते हो? टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। मींस ये सबसे बढ़िया टेस्ट होता है टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल है जिसमें इमीडिएटली आपको टर्बिडिटी अपीयर्स होती हुई नजर आएगी। मींस टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल वहां पे बनते सार क्या देगा बच्चों? टर्बिडिटी। लेकिन अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल की बात करें, अब बताइए क्या हो गया? कम हो गया प्लस आई। क्यों? 2 CH3 रह गए, तो इसका कारण क्या हुआ? तो रिएक्शन थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। तभी तो हम यहां पे फिर हम क्या यूज करते हैं? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, क्योंकि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या होता है? लुईस एसिड। ये ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्सीजन ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचती है, तो बॉन्ड ब्रेक होता है, तो बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है, तो वहां पे टर्बिडिटी आती है। सो पॉइंट को नोट कीजिए, जो 2 डिग्री अल्कोहल होता है दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो टर्बिडिटी देता तो है लेकिन इमीडिएटली नहीं देता, इंस्टेंटली, आफ्टर सम टाइम। वहां से क्लियर हो जाता है कि भाई ये 3 डिग्री अल्कोहल तो नहीं होगा जिसमें मैंने HCl डाला है, ये पक्का 2 डिग्री अल्कोहल होगा। और 1 डिग्री के भाई साहब यहां पे तो 1 CH3 रह गया, तो रिएक्शन और स्लो हो जाएगी, तो यहां पे तो हीट करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए बच्चों इस केस में टर्बिडिटी आएगी तो सही, क्लोरोइथेन बनेगा तो सही, बट अपॉन हीटिंग। तो हम क्या कह सकते हैं? टर्बिडिटी अपीयर्स अपॉन हीटिंग। तो यहां पे हमने क्लोरोअल्केन की सिंथेसिस को भी स्टडी कर लिया, अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी को भी स्टडी कर लिया। तो यहां पे सबसे स्ट्रॉन्गर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड कौन सा होगा? ए, दैट इज टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, देन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड थर्ड वन इज इथाइल अल्कोहल। आगे चलते हैं। अब आ गया मार्कोनी और एंटी मार्कोनी एडिशन। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं क्लास में कि एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ये तीनों जिंदगी के वो पहलू हैं कि जब तक आपके +2 का फाइनल एग्जाम नहीं होता है, चाहे वो बोर्ड है, चाहे नीट और IIT, ये तीनों मैकेनिज्म्स आपके साथ चलेंगे। ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं ये तीनों मैकेनिज्म्स। आई रिपीट, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन। अब एडिशन कैसे पता चलेगा? उसका सबसे पहला इजीएस्ट वे तो क्या है कि कंपाउंड में चेक कीजिए मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं। अगर मल्टीपल बॉन्ड है भाई तब तो वहां पे एडिशन होगी। तो जब बच्चों एडिशन होगी, डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दैट इज द पाई बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, तो क्या एटम्स अलग हुए? बिल्कुल भी नहीं हुए। तो बच्चों एडिशन के लिए आपने सबसे पहले वहां पे चेक करना है मल्टीपल बॉन्ड्स। तो चेक कीजिए, मैंने यहां पे क्या लिया है? प्रोपीन। अब प्रोपीन में एक चीज को नोट कीजिए, जब भी वहां पे मार्कोनी होगा तो सबसे पहले वहां पे अटैक किसका होगा? इलेक्ट्रोफाइल।
और अगर हम वहां पे हैलोजन एसिड्स की बात कर रहे हैं तो वहां पे सबसे पहले अटैक होगा H पॉजिटिव का, और जब H पॉजिटिव किसी एक कार्बन के पास जाएगा दूसरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव उसी कार्बन पे अटैक करेगा ना जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स अगर A के पास जाएंगे तो A के साथ बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि A पे नेगेटिव आएगा, B पे पॉजिटिव आएगा। तो यहां पे अब मैकेनिज्म के अंदर हम हर एक क्वेश्चन को तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन मैकेनिज्म को दिमाग में रखकर हर एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने नोट क्या करना है कि H पॉजिटिव जिस कार्बन पे अटैक करेगा उसके साथ वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मींस फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। अब आगे चलते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है अगर वहां पे रेजोनेंस का कंसेप्ट नहीं है। 3 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री मींस सबसे ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल, 0 डिग्री मींस 3 to 1 देन 0 डिग्री। तो अगर मार्कोनी का कंसेप्ट लगेगा तो मार्कोनी के कंसेप्ट में ए पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, बी पे पॉजिटिव दैट इज 2 डिग्री और वो मोर स्टेबल है देन 1 डिग्री, और जिस पे पॉजिटिव आएगा वहीं पे हैलोजन का अटैक होगा। तो चेक कीजिए 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा अगर हम HBr का अटैक करवा रहे हैं, HBr के एडिशन करवा रहे हैं, तो अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन लिखेंगे वो माइनर होगा। तो मेजर और माइनर का कंसेप्ट मार्कोनी में आपने किसके बेसिस पे स्टडी करना है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे, और एंटी मार्कोनी में यही कंसेप्ट ऑपोजिट हो जाएगा। पता कैसे चलेगा, पॉइंट टू बी नोटेड, सिर्फ 4 हैलोजन एसिड्स में से HBr ही एक ऐसा सिंगल हैलोजन एसिड है जो एंटी मार्कोनी कर्व्स एडिशन देता है, और वो भी किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड यूवी लाइट या फिर अल्ट्रा वायलेट लाइट, और क्या लिख सकते हैं वहां पे, सनलाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों एंटी मार्कोनी में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। जो चीजें मैं बोल रहा हूं उसमें से कुछ चीजें तो आपको यहां पे नजर आ रही होंगी, लेकिन बाकी की चीजों को आपने नोट भी करना है अगर आपको वहां पे कंसेप्ट नहीं करवाए गए किसी टीचर के द्वारा, अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं तो। दूसरी बात, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अटैक वहां पे हाइड्रोजन का पहले नहीं होता है, ब्रोमीन का होता है, हाइड्रोजन का दूसरे नंबर पे होता है। और इन दोनों केसेस में प्रोसेस क्या रहता है, एक्सोथर्मिक, मींस हीट रिलीज होती है, मींस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बस यही कारण है कि एंटी मार्कोनी कर्व्स एडिशन सिर्फ कौन सा हैलोजन एसिड शो करता है, HBr। और इसको सबसे बढ़िया याद करने का तरीका क्या है, आपने पहले तो मार्कोनी के अकॉर्डिंगली मेजर और माइनर बनाना है। जैसे आपको वहां पे पेपर में HBr के साथ पेरोक्साइड और सनलाइट नजर आ गई, तो इसमें जो माइनर है उसको उठाकर इस तरफ लिखिए और वहां पे नीचे डाल दीजिए मेजर प्रोडक्ट। तो 1 ब्रोमोप्रोपेन जो इस केस में माइनर था, यहां पे क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक, अब इस पे आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ढेर सारी कर सकते हैं। ठीक, कमेंट सेक्शन में आप लिख के भी भेज सकते हैं कि हमें कुछ PDF भेज दीजिए, बेस्ट नोट्स भेज दीजिए। अगर आप में किसी बच्चे को ऑर्गेनिक के नोट्स में कोई दिक्कत आ रही है तो वहां पे आप कमेंट सेक्शन में भेजिए, मैं आपको पर्सनल नंबर भेजूंगा, वहां पे मैं आपके साथ PDF भी शेयर कर लूंगा, डोंट वरी। अब देखिए यहां पे मैंने मास्टर लाइन में क्या लिखवा है, ओनली HBr गिव्स एंटी मार्कोनी कर्व्स एडिशन, बाकी 3 हैलोजन एसिड्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इन तीनों में ओवरऑल प्रोसेस क्या नजर आता है, एंडोथर्मिक। ठीक, एंटी मार्कोनी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है विच इज इनिशिएटेड बाय पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट वन देखिए, अब आपको लगेगा कि सर ये 4 चीजें क्या दी हुई हैं। बच्चों ये 4 ऐसी खतरनाक चीजें हैं, अगर आप इनको ध्यान से नहीं देखोगे तो दिमाग में जलन पैदा हो जाएगी। ठीक, जब मिर्च जीभ पे लगते तब जलन होती है, और जब कोई ऑर्गेनिक का कंसेप्ट हम स्टडी नहीं करते हैं तो दिमाग में। अब देखिए ये चारों जो बॉक्स में आपको नजर आ रही हैं चीजें, ये वो है जो आपको क्या दे सकती हैं, एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मींस जब वहां पे हैलोजन के साथ हाई टेम्परेचर होगा तो पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, हाई टेम्परेचर है। डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन का सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा, CH बॉन्ड, मींस CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH2। जब हाई टेम्परेचर पे एडिशन होती है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है।
बनने वाला कंपाउंड जो होता है वो रिवर्स डायरेक्शन में दोबारा से प्रोपीन बना सकता है। तो ऐसे केस में जो हैलोजन होता है वो सोचता है कि भाई मेरे पास टाइम थोड़ी ना है, कभी आप बॉन्ड बना रहे हो मेरे साथ, कभी आप बॉन्ड तोड़ रहे हो, अच्छी बातें थोड़ी ना है। तब वहां पे फिर अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस होता है, तो डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन अल्फा दैट इज एलाइलिक कार्बन, इस सब्स्टिट्यूशन को फिर हम क्या कहते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। मैंने इसलिए ये चीजें लिखवाई हैं कि अपने दिमाग में ये मत रखना कि जहां पे भी डबल बॉन्ड आ गए वहां पे हमेशा एडिशन होगी, वहां पे सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, जिसमें एक कंडीशन तो क्या होगी बच्चों, हैलोजन के साथ हाई टेम्परेचर, या फिर वहां पे आपको एग्जाम में क्या नजर आ सकता है, NBS मींस एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, सक्सिनिक एसिड का बच्चों जो डेरिवेटिव होता है जो अगेन एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, और इसमें से हमें सिर्फ कौन सा हैलोजन मिलता है, ब्रोमीन। इसमें कौन सा हैलोजन मिलता है, क्लोरीन, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। और फोर्थ वन, ये तो बहुत इजी है, जब भी आपको हैलोजन के साथ सनलाइट नजर आएगी रिएक्शन स्लो होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो बेंजाइलिक और एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ही होगी। क्लियर है बच्चों, इनको नोट कर लेना आप। इसके लिए मैं एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपके सामने शेयर कर रहा हूं। दिस वन इज टोलुइन और मिथाइल बेंजीन बच्चों। अब देखिए इस तरफ क्लोरीन के साथ सनलाइट, तो ऑर्थो और पैरा पे तो अटैक होगा नहीं, सनलाइट आ गया तो अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा, जिसको हम कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, या फिर NBS आ गया। चारों में से देखिए दो चीजें आपको नजर आ रही हैं, सेकंड वन NBS, तो मैंने अभी क्या बोला था बच्चों कि यहां पे सिर्फ हैलोजन ब्रोमीन मिलेगा और अगेन एलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, मींस अगेन इसका एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ रिप्लेस होगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल ब्रोमाइड। अब देखिए AlCl3 दिल में रखिए, क्यों, क्योंकि जहां पे भी AlCl3 नजर आएगा वहां पे कभी भी बेंजीन के साथ वाली अल्फा कार्बन का क्लोरीन के साथ रिप्लेसमेंट नहीं होगा, मींस वहां पे ऑर्थो और पैरा पे हैलोजन अटैक करेगा, वहां पे एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, क्योंकि AlCl3 फ्री रेडिकल मैकेनिज्म नहीं देता है, वहां पे हेट्रोलिटिक फिशन होती है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के पास, तो वहां पे नेगेटिव और दूसरे एटम पे पॉजिटिव, ये काम करता है AlCl3, मींस AlCl3 हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रोफाइल। अब ध्यान से सुनिए, व्हेन AlCl3 इज सीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन occurs through heterolytic fission. This reagent help us to generate electrophile। तो ये टोटली इस कंसेप्ट के क्या हो गया, ऑपोजिट। नेक्स्ट वन देखिए आपके सामने एग्जांपल, अगर बेंजीन के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो दो क्लोरीन में से तो एक क्लोरीन ये खुद ले जाएगा कि भाई कुछ टाइम के लिए मुझे भी दे दो, मैं भी देख लूं क्या मजा आता है, और एक क्लोरीन पे पॉजिटिव आएगा तो वो पॉजिटिवली इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन का एक हाइड्रोजन 6 में से रिप्लेस हो जाएगा, तो जिससे हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, मींस जो यहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर जाएगा, वो अगेन यहां से एक Cl नेगेटिव जो इसने कुछ टाइम के लिए रखा हुआ था उसके साथ कंबाइन होकर साइड प्रोडक्ट क्या देगा, HCl। ठीक, सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट वन, ये नेमिंग रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन को बहुत जल्दी है बाहर जाने की, मॉलिक्यूलर फॉर्म आ रही है, उस पे पॉजिटिव आ गया तो वैसे ही अनस्टेबल हो गया है, इसलिए बच्चों जैसे ही N2 बाहर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को साथ में लेकर जाएगा, और इस कार्बन पे फाइनली कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो बच्चों सैंड में रिएक्शन, गैटरमैन और बाल्सकीमन, तीनों नेमिंग रिएक्शंस में हम कौन सा रिएक्टिव कंपाउंड यूज करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसपे अटैक किसका करवाना है, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि N2 बाहर जाने के बाद कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब आप ढूंढिए, अब CuCl तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा,
कैटलिस्ट। क्यों? ट्रांजिशन मेटल के साथ कोई भी चीज हो उसको नहीं हिलाना है। ये आप लिख लो, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ अगर कुछ भी है तो वो एक ऐसा कंपाउंड है जो कैटलिस्ट की तरह काम आ रहा है, उसके साथ वाली चीज को चेक कीजिए। अब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, तो बताइए अगर फाइनली कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो उस पे अटैक किसका होगा? जिस पे नेगेटिव है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन। अगर HCl की जगह HCN होता, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, तो क्या बनता बच्चों? बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, वो लीविंग ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा, CN आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? बेंजोनाइट्राइल। क्यों बोला है बेंजो? क्योंकि इस अल्फा कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, बेंजोनाइट्राइल। तो ऐसे कंसेप्ट्स क्लियर कीजिए, ठीक। अब यहां पे अगर मैं स्टीम पास करवा दूं, अब स्टीम में क्या होता है बताइए? वाटर, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। अब ये OH अगेन रिप्लेस करेगा कार्बन पे, OH आ जाएगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। तो ऐसा नहीं है कि हर एक रिएक्शन बाकी रिएक्शन से डिफरेंट होगी, वो तभी लगते हैं जब हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, हमें क्रैमिंग करवाई जाती है। तो क्रैमिंग नहीं करनी, मैकेनिज्म पे कुछ टाइम रुक कर, पॉज कर कर चिंतन करें, उस पर काम करें, फिर कैसे नहीं आपका प्रोडक्ट सही बनेगा, ठीक। नेक्स्ट वन, तो गैटरमैन रिएक्शन में हम कॉपर पाउडर यूज करते हैं, इसलिए हम कॉपर सॉल्ट नहीं लेते, क्योंकि गैटरमैन ने बोला था भाई आप जितने हैलोजन्स लोगे उतने आपको साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे और जो आप बनाना चाहते हो उसकी यील्ड कम होगी। अब वहां पे कौन से साइड प्रोडक्ट्स जाएंगे, क्या बनेगा, उस पे जाने की जरूरत नहीं है। मोनो हैलोजिनेशन करवानी थी हमने, मींस नाइट्रोजन को रिप्लेस करना जस्ट एक हैलोजन के साथ। ना तो मैं यहां पे डाई सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहता हूं, ना ही मैं ट्राई सब्स्टिट्यूशन। तो मैं क्यों कॉपर सॉल्ट लूं, क्यों मैं इतने क्लोरीन्स लूं? आप चेक कीजिए, यहां पे भी क्लोरीन है सैंडमेयर के केस में, ठीक, यहां पे भी क्लोरीन, यहां पे भी क्लोरीन। तो इतना क्लोरीन करना क्या है? ये चीज मैंने नहीं बोली बच्चों, ये कौन बोल रहा था? गैटरमैन। तो इसलिए उसने सिंपली कॉपर पाउडर लिया, प्रोडक्ट आपके पास सेम बना। नेक्स्ट वन, बाल्सकीमन, ये भी मैंने आपको बता दिया बच्चों। तो यहां पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन होगी फ्लोरोबेंजीन की, मींस आप ये नहीं कह सकते कि हम सैंडमेयर और गैटरमैन में फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। इसको नोट कीजिए, 2024 जी मेंस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। चाहे यहां पे आज हम एनसीईआरटी का हर एक कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि सैंडमेयर में क्लोरीन और ब्रोमीनेटेड कंपाउंड्स ही आप बना सकते हो, फ्लोरीन और आयोडीन वाले नहीं बनते। तो फ्लोरीन वाला कंपाउंड हम कौन से नेमिंग रिएक्शन में बनाते हैं? बाल्सकीमन में, क्योंकि ये हक किसको मिला हुआ है? बाल्सकीमन को, जिसने फ्लोरोबोरिक एसिड यूज किया था। तो आप इसको स्प्लिट करके देखिए, एक आपको इसमें HF नजर आएगा, दूसरा आपको इसमें BF3 नजर आएगा। तो देखिए BF3 तो लुईस एसिड हो गया, तो मेन काम किसका होगा? HF का, जिसमें हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, फ्लोरीन पे नेगेटिव। तो फ्लोरोबेंजीन विल बी द फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, सिंथेसिस ऑफ हैलोल्केन्स फ्रॉम अल्केन्स। ठीक, जैसे हमने अल्कीन से सिंथेसिस किया हैलोल्केन्स की, अल्कोहल से सिंथेसिस की है, कुछ नेमिंग रिएक्शंस की हैं, वैसे ही हम अल्केन से भी हम हैलोजिनेशन करवाने के बाद हैलोल्केन बना सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि आपके पास सनलाइट होनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट में होमोलिटिक फिशन होती है। एक एक हाइड्रोजन को आप हैलोजन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो एक क्लोरीन लेंगे, क्लोरोमीथेन बनेगा, फिर हैलोजिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फिर दोबारा से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, फिर दोबारा से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, CHCl3, फिर फाइनली आपको क्या मिल सकता है? CCl4। मींस आप सोच कर देखिए, यहां पे हम टेट्रा हैलोजिनेशन भी करवा सकते हैं। अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो चारों के चारों हाइड्रोजन किसके साथ रिप्लेस होंगे? क्लोरीन के साथ, एंड फॉर्मेशन ऑफ CCl4। तो सोचिए, अगर मैं आपके सामने CH3 CH2 CH3 रख दूं तो क्या यहां पे भी हैलोजिनेशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आप चेक कीजिए कि यहां पे एक ही तरह के हाइड्रोजन हैं। नो, ये हो गए अपने पास 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये हो गए अपने पास 2 डिग्री हाइड्रोजन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लेकिन कार्बो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी वही रहता है जो कार्बोकेटाइन का रहता है, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं बच्चों। मींस 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन
1 डिग्री। मींस यहां से हाइड्रोजन जब रिप्लेस होगा तो वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, मींस CH3 CHCl दैट इज आइसोप्रोपाइल क्लोराइड मेजर होगा, लेकिन CH3 CH2 CH2Cl दैट इज प्रोपाइल क्लोराइड माइनर प्रोडक्ट होगा। ये ध्यान में रखना है। तो कंसेप्ट के बाद कुछ एग्जांपल्स को कोरिलेट किया करो, सीखा करो ये चीजें। नेक्स्ट वन, हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दो कंसेप्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। पहला, पुराना लिविंग ग्रुप जा रहा है, नया पीछे से आ रहा है, मींस जो लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है अगर ठीक उसके बैक साइड से, ऑपोजिट साइड से एक नया न्यूक्लियोफाइल आए, साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग और मेकिंग का कंसेप्ट नजर आए, तो वो तो बच्चों होता है SN2, जिसको हम बाई मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है, नो फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। एंड पॉइंट टू बी नोटेड, जिसमें इंटरमीडिएट ही नहीं बनेगा तो वहां पे रीअरेंजमेंट फिर कैसे होगी। देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं आगे चलकर रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनना। CH3 CH3 H CH2 ठीक Cl। अब मानकर चले यहां पे मैं क्लोरीन को हटाकर किसी नए ग्रुप को लेकर आना चाहता हूं थ्रू SN1, ध्यान से सुनना। तो पहले मुझे ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि SN1 और SN2 में एक बेसिक और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि SN2 में दोनों चीजें साथ में होती हैं, मींस ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड। लेकिन SN1 के केस में पहले पुराना बॉन्ड बाहर जाता है, लिविंग ग्रुप बाहर जाता है, पुराना बॉन्ड टूटता है, फिर कार्बोकेटाइन बनता है। तो अगर यहां पे हम SN1 का मैकेनिज्म फॉलो करें, CH3 CH2 पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये हो गया 1 डिग्री। तो क्या ये मोस्ट स्टेबल है? नो। अगर यहां पे हम हाइड्रोजन, वो जो साथ वाला है, इस हाइड्रोजन को उठाकर यहां पे रखें, मींस हाइड्राइड शिफ्ट, तो बच्चों चेक कीजिए आपके पास जो कार्बोकेटाइन आएगा वो डायरेक्टली 1 डिग्री से कौन सा आ गया? 3 डिग्री, मीन स्टेबिलिटी इंक्रीज। तो रीअरेंजमेंट का कंसेप्ट ट्रांजिशन स्टेट्स में नहीं होता है, इंटरमीडिएट्स में होता है। और इंटरमीडिएट का कंसेप्ट हम SN2 की जगह किस में स्टडी करते हैं? SN1। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक। तो देखिए आगे चलते हैं। अब SN2 में कुछ पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मैं आपके लिए लेकर आया। एक तो इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा बच्चों, बिकॉज साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड, दैट्स व्हाई SN2 इज वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप का मीनिंग क्या है भाई? पुरानी चीज बाहर जा रही है, नई अंदर आ रही है, वन स्टेप हो गया। सेम टाइम पे दोनों काम हो रहे हैं SN2 के केस में, ठीक। और क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। क्यों? अब जो चीज बाहर जा रही है उसी वक्त एक नई चीज का कार्बन पे अटैक हो रहा है। कौन सी कार्बन पे? लिविंग ग्रुप के बिल्कुल साथ वाली कार्बन पे। तो जितनी कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की बढ़ाओगे, आपको नहीं लगता कि जब ढेर सारा न्यूक्लियोफाइल वहां पे होगा तो वहां पे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी? इसलिए बच्चों SN2 के केस में जो रेट होता है वो दोनों पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट दैट इज द सबस्ट्रेट जिसकी हम केमिकल चेंज करवा रहे हैं, और दूसरा बच्चों न्यूक्लियोफाइल जिसका वहां पे अटैक करवा रहे हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर कैनेटिक्स हो गया। केमिकल कैनेटिक्स में हमने रेट ऑफ रिएक्शन का स्टडी किया हुआ है, अगर आपको नहीं क्लियर वो भी आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में जाकर केमिकल कैनेटिक्स के देख सकते हैं। तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ये भी यूनिमॉलिक्यूलर, ये भी यूनिमॉलिक्यूलर, फर्स्ट ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? सेकंड ऑर्डर। तो SN2 में क्या होता है? सेकंड ऑर्डर कैनेटिक्स, ठीक। अब अगर हम बात करें तो इसमें चेक कीजिए, मैंने विलियमसन सिंथेसिस की एग्जांपल ली है। विलियमसन सिंथेसिस में SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो यहां पे मैंने मिथाइल अल्कोहल लिया। मिथाइल अल्कोहल में OH बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल में CO बॉन्ड तो इजीली ब्रेक नहीं होगा। हमने अभी कंसेप्ट स्टडी किया था ग्रूव्स प्रोसेस में, मींस मिथाइल अल्कोहल एसिडिक इन नेचर होता है। तो सोडियम के केस में सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस पे पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम मिथॉक्साइड। इसको बोलते हैं बच्चों हम सोडियम मिथॉक्साइड, ठीक। अब ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल बन चुका है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है,
न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली हमेशा उसके जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड एनाइंस होते हैं, वो हमेशा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मींस OH नेगेटिव इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। अल्कोहल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? अल्कोक्साइड आयन। वही कंसेप्ट है यहां पे। अब आगे चेक करो, क्लोरीन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसके साथ कोई भी कार्बन नहीं है, सो दिस इज द 0 डिग्री। क्लोरोमीथेन हो गया तो 0 डिग्री है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। तो साइमल्टेनियसली ब्रेकिंग और मेकिंग का कंसेप्ट। तो यहां पे कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है? SN2 एंड फॉर्मेशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर। ऐसे ही मैंने 2 एग्जांपल्स और लिए हैं SN2 की, KCN के साथ रिएक्शन और AgCN के साथ। KCN आयनिक बॉन्ड में होता है, इसलिए CN पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये अटैक जब यहां पे करेगा तो नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है, कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है, क्योंकि CN नेगेटिव इज एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। अब जो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वहां पे दोनों एटम्स बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के कंपैरेटिवली क्या होगा? स्ट्रॉन्गर, क्योंकि हेटेरो एटम आने से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी, जिससे बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। तो इसलिए बच्चों KCN के केस में नाइट्राइल बनता है, लेकिन AgCN के केस में कार्बन सिल्वर के साथ कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो वहां पे कार्बन क्या कहेगा? भाई मैं तो वहां पे अटैक नहीं कर पाऊंगा, तू ले जा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तू वहां पे अटैक कर दे क्लोरीन के पास यहां पे, और क्लोरीन बाहर चला जाएगा। तो SN2 तो दोनों में हो रही है, लेकिन अटैक करने वाला एटम डिफरेंट है। तो इसलिए यहां पे नाइट्राइल नहीं बनेगा, यहां पे बनेगा आइसो नाइट्राइल, और इसको हम क्या कहते हैं? आइसोसाइनाइड। तो यहां पे मैंने एक तो विलियमसन सिंथेसिस के बेसिस पे आपको SN2 का मैकेनिज्म क्लियर करवा दिया, और दूसरा केसिन, और तीसरा सिल्वर साइनाइड। उसके बाद देखिए, अब यहां पे हम कायरल का कंसेप्ट स्टडी करेंगे SN2 के केस में। अब देखो बच्चों, अगर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जिसमें लाइट पास होने के बाद, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास होने के बाद ऑप्टिकल रोटेशन दे, वो क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी। क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या हुआ? प्लस, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग माइनस, दैट इज लीवोरोटेटरी। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन कौन सी होती है? कि कंपाउंड कायरल इन नेचर होना चाहिए, मींस एसिमेट्रिक होना चाहिए। और यहां पे चेक कीजिए, इस कार्बन के साथ चारों के चारों एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या है? डिफरेंट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि जब भी इसमें SN2 का मैकेनिज्म होगा तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। अगर स्टार्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन SN2 में, स्टार्टिंग कंपाउंड में S होती है, तो फाइनल कंपाउंड में R हो जाएगी। अगर वहां पे हम इन्वर्जन का कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं, इन्वर्जन, रिटेंशन का नहीं, SN2 में इन्वर्जन रिटेंशन दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां पे मैं इस वीडियो लेक्चर में SN2 मींस इन्वर्जन का कंसेप्ट डिस्कस करने आया हूं, कंसर्न्ड विद NCERT। ये चीज को दिमाग में रखना आप, ठीक? तो आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर हमने कहीं पे रिटेंशन का कंसेप्ट भी स्टडी किया हुआ है, हो सकता है, लेकिन यहां पे हम SN2 में इन्वर्जन का कंसेप्ट स्टडी कर रहे हैं। तो यहां पे इस कार्बन पे अगर मैं अभी कॉन्फ़िगरेशन चेक करूं तो क्या हो सकती है? CIP रूल लगाएंगे, प्रायोरिटी बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे चेक करेंगे। क्लोरीन 1 आएगा, नाइट्रोजन 2 आएगा, कार्बन 3 आएगा, हाइड्रोजन 4 आएगा। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होता है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। तो चेक कीजिए, आपकी आई बॉल्स एंटी क्लॉकवाइज जा रही हैं, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? एस। अब यहां पे चेक कीजिए, 1 2 3 4, यहां पे आप क्लॉकवाइज चेक करें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? आर। तो चेक कीजिए, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको SN2 में नजर आ रही है, ठीक? तो इन्वर्जन का मीनिंग क्या हुआ? कि जो कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन रेक्टेंट में है, प्रोडक्ट में उससे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी। तो S है तो R, R है तो S। तो SN2 में आपको इन्वर्जन का कंसेप्ट नजर आता है, ठीक? उसके बाद ध्यान से चेक कीजिए, ये कंसेप्ट जो मैंने दिया है SN1 का कंसेप्ट दिया है, ठीक? अब यहां पे पहले तो बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे ब्रेक होगा कार्बोकेटाइन बनेगा, 4 बॉन्ड से 3 बॉन्ड्स रहेंगे, एक ऑर्बिटल जो खाली होगा दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अब यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एक तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको नजर आएगी, दैट इज रिटेंशन। एक जो ऑपोजिट साइड से अटैक हो रहा है दैट इज इन्वर्जन। तो SN1 की खासियत क्या है? जहां पे इंटरमीडिएट बन रहा है, जहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, वहां पे फाइनल मिक्सचर जो बनता है दैट मिक्सचर इज कॉल्ड रेसमिक
मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर मींस दो ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, जिस पेयर को और हम क्या बोलते हैं, इनेंशियोमेरिक पेयर। तो इनेंशियोमेरिक पेयर इज नथिंग बट ए रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर हमेशा क्या होता है बच्चों, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि एक में अगर लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करे, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, तो नेट रोटेशन क्या हो जाएगी, 0। ये SN1 का कंसेप्ट था, ठीक। और SN1 यूनिमॉलिक्यूलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है, फर्स्ट ब्रेकिंग देन मेकिंग, इसलिए बच्चों SN1 इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दैट इज यूनिमॉलिक्यूलर। लेकिन SN2 में हमने बाइमॉलिक्यूलर के बारे में स्टडी किया था। उसके बाद अब आ गया एलिमिनेशन का कंसेप्ट, मींस अब तक तो हमने सब्स्टिट्यूशन और एडिशन के बारे में पढ़ा था, लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन। और यहां पे एलिमिनेशन कौन सी है, सेटजेव्स एंड हॉफमैन। देखिए बच्चों, सेटजेव्स एंड हॉफमैन दोनों की दोनों बीटा एलिमिनेशन का पार्ट हैं, लेकिन सेटजेव्स में हम वो अल्कीन बनाते हैं जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, और ये डबल बॉन्ड से पहले जो लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, जिसमें बीटा एलिमिनेशन हो रही है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है, वहां पे 3 हैलोजन सेटजेव्स एलिमिनेशन दे सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन हॉफमैन एलिमिनेशन सिर्फ एक ही हैलोजन दे सकता है, दैट इज फ्लोरीन। इसका रीजन क्या है, क्योंकि फ्लोरीन का -I इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण देखिए ध्यान से, CH3, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH2 Cl CH3, ठीक। अगर मैं यहां पे क्लोरीन की जगह फ्लोरीन ले लूं, अब सुनो ध्यान से, फ्लोरीन का अगर -I बहुत ज्यादा है तो इस तरफ से भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस तरफ से भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब यहां पे भी आपके पास क्या है, चेक कीजिए, बीटा हाइड्रोजन, यहां पे भी आपके पास क्या है, बीटा हाइड्रोजन। लेकिन ये वाला बीटा हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा एसिडिक। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां से जैसे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो गई है, इंक्रीज। बट उस इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करने के लिए यहां पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। दोबारा से सुनिए, जब फ्लोरीन यहां पे लगा होगा, उसके कारण दोनों साइड से बहुत तेजी से वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, दैट इज द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये हाइड्रोजन इसलिए कम एसिडिक है क्योंकि इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ये वाला बीटा कार्बन नहीं खींचेगा। क्यों नहीं खींचेगा, क्योंकि वो इस तरफ से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, उसको खींचने की जरूरत ही नहीं है। मींस ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक, और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। तो हॉफमैन एलिमिनेशन में जो बीटा एलिमिनेशन का कंसेप्ट है वो किस पे टिका हुआ है, -I एंड एसिडिक कंसेप्ट। तो -I जितना ज्यादा होगा तो ये हाइड्रोजन आपने देखना है कौन सी साइड पे हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, वो हाइड्रोजन बाहर जाएगा और उस साइड से डबल बॉन्ड आएगा, ठीक। दूसरा, अगर हम बेसिक लेवल पे चलें, अल्कोहलिक QH में बेसिक बीटा एलिमिनेशन क्यों होती है, एक्वस QH में सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, ऐसा क्या है, क्योंकि बच्चों एक्वस में वाटर है, अल्कोहलिक QH में अल्कोहल है, अल्कोहल मींस स्ट्रॉन्गर बेस, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। अगर बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई तो क्या तब भी एक बॉन्ड ब्रेक होगा, सब्स्टिट्यूशन में तो एक बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन एलिमिनेशन में कितने बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, 2 बॉन्ड्स, एक अल्फा कार्बन से, दूसरा बीटा कार्बन से, मींस लीविंग ग्रुप अल्फा से, हाइड्रोजन बीटा से। तो 2 बॉन्ड्स अगर ब्रेक करने हैं तो विग्रस कंडीशंस चाहिए। विग्रस कंडीशंस के लिए हमने इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी और दूसरा हीट का साइन ले लिया। तो अल्कोहलिक QH में कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करवानी, हमेशा आपने क्या करवानी है, बीटा एलिमिनेशन। और 3 हैलोजन्स में से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई भी हैलोजन नजर आएगा तो सेटजेव्स एलिमिनेशन होगी और वहां पे वो अल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे या फिर वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक। उसके बाद ग्रिगना रीजेंट का कंसेप्ट आ चुका है बच्चों। ग्रिगना रीजेंट RMgX जो हेलोल्केन प्लस मैग्नीशियम के साथ बनता है, जिसमें मैग्नीशियम इंसर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ग्रिगना रीजेंट की खासियत क्या है, ग्रिगना रीजेंट हम एज ए स्ट्रॉन्गर बेस और स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें R पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा, और मैग्नीशियम के कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। एक बात ध्यान देने योग्य है, ग्रिगना रीजेंट को आप मॉइस्चर में और हाइड्रेटेड कंडीशंस में स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि ग्रिगना रीजेंट जब भी हाइड्रेटेड कंडीशंस में वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो वो खत्म हो जाएगा, केमिकल चेंज मिलेगी। जैसे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, तो R नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर क्या दे देगा, हाइड्रोकार्बन।
तो ग्रिगनर एजेंट का पहला पॉइंट क्या है, जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्गर बेस की तरह काम करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं। अल्कोहल मींस अगर आप C डबल बॉन्ड O मींस एल्डिहाइड में यूज करेंगे तो ग्रिगनर एजेंट 1 डिग्री अल्कोहल भी बना सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकता है, लेकिन कीटोन में ये 3 डिग्री अल्कोहल बना सकता है। तो ग्रिगनर एजेंट के काफी एप्लीकेशंस हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर के 1 शॉट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस चैप्टर में आपने एक चीज को दिमाग में बिठाना है कि ग्रिगनर एजेंट बनाने के लिए एक तो हैलोकेन की जरूरत होती है, दूसरा मैग्नीशियम मेटल एंड थर्ड वन इज द सॉल्वेंट ड्राई ईथर। और दूसरा पॉइंट दिमाग में रखने के ग्रिगनर एजेंट से हम डिफरेंट नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, क्योंकि ग्रिगनर एजेंट से आपको R नेगेटिव मिल सकता है, और R नेगेटिव यहां पे क्या है, एलिफेटिक कार्बन चेन भी हो सकती है, एरोमेटिक दैट इज बेंजीन भी हो सकती है, और ये सभी पॉइंट्स मैंने यहां पे मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद बच्चों आगे अपने पास वुड्स रिएक्शन, ये तो +1 का पार्ट भी है। अगर आपने हैलोअल्केन की देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट है, तो अगर बच्चों आपके पास हैलोअल्केन 2 बार लिखा हुआ है तो वहां पे सोडियम की प्रेजेंस में कपलिंग रिएक्शन होगी, तो बनेगा क्या, हाइड्रोकार्बन दैट इज अल्केन। लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर में वहां पे हमेशा 2 मोल्स ही यूज होंगे, आपने वहां पे चीज को पकड़ना है, कंसेप्ट को पकड़ना है कि हैलो अल्केन और साथ में सोडियम कहीं पे भी नजर आ गया तो आपने कपलिंग रिएक्शन के बाद क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन। तो वुड्स रिएक्शन में दोनों के दोनों हैलोअल्केन्स होते हैं, लेकिन फीटिक में वही दोनों हैलो एरीन्स होते हैं। कंसेप्ट सेम है, कपलिंग रिएक्शन सोडियम मेटल यूज होगी, और वुड्स फीटिक रिएक्शन में एक हैलोअल्केन और दूसरा हैलो एरीन। तो चेक कीजिए, इसमें अपने पास क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन तो इसमें भी बनेगा, लेकिन उस हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक कहेंगे एक बेंजीन आने के कारण। उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो सकती नॉर्मल कंडीशंस पे, सीधी सी बात है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के साथ क्या देंगे, रेजोनेंस, डबल बॉन्ड करैक्टर। तो डबल बॉन्ड करैक्टर आने से बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो सोचिए फिर कैसे पॉसिबल है, वो तब पॉसिबल है जब हम क्लोरोबेंजीन पे NO2 ग्रुप लगा दें, चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पे, चाहे वो बच्चों हम पैरा पोजीशन पे। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चों NO2 ग्रुप कौन सा इफेक्ट देता है, -R एंड -I। अब सोचिए इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, कार्बो एनाइन। तो कार्बो एनाइन इंटरमीडिएट अगर बन रहा है तो इसको स्टेबल कौन करेगा, जो नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है, क्योंकि कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने वाले क्या होते हैं, +I एंड +R इफेक्ट्स। सो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपने क्लोरीन को बेंजीन से हटाना है तो पहले वहां पे आपको ऐसा एक ग्रुप लेकर आना पड़ेगा जो वहां पे -R और -I दे रहा है, क्योंकि वो कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा बाय डिक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। में सीधी सी बात है, जितना नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, उसको स्टेबल करेंगे, उतने ही रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक, तो ये था न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और डाइपोल मोमेंट, ये 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी बेस्ड हैं और चारों की 4 इंपॉर्टेंट हैं। बॉइलिंग पॉइंट में आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली हैलोअल्केन्स का सरफेस एरिया चेक करना है। जिस हैलोअल्केन का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें इंटरेक्शन उतनी स्ट्रॉन्गर होंगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन। जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड का सरफेस एरिया कम होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, तो जितनी ब्रांचिंग बढ़ेगी, साइड चेन्स बढ़ेंगी, उससे सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शंस व्हिच इन टर्न्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक, ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से सरफेस एरिया ऑब्वियसली बढ़ेगा। आयोडीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो आयोडोमीथेन में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के लिए एक ही चीज को आपने दिमाग में बिठाना है, दैट इज सिमेट्री। और पैरा आइसोमर में सबसे ज्यादा सिमेट्री होती है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, इसलिए पैरा में मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो आई रिपीट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शंस दैट इज सरफेस एरिया, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन सिमेट्री, तो पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फिर उसके बाद आ गया डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो हम +1 में भी पढ़ के आए, जिसमें रेगुलर ज्योमेट्री होगी, कोई लॉन पेयर नहीं होगा, जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि ये भाई कम मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, उसका डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। वैसे डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन
देम, ठीक। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉल्युबिलिटी का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लाइक डिसॉल्व लाइक। मॉलिक्यूल जितना ज्यादा पोलर होगा उतने ही ज्यादा पोलर सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व होगा। वाटर इज हाईली पोलर, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो वाटर में इसलिए कम सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस पोलर इन नेचर, लाइक हेलोल्केन्स। हेलोल्केन्स की पोलैरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, मींस उसमें वॉन्डरबल इंटरेक्शन ज्यादा होती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस कम होती हैं। तो वहां से हमें क्लियर हो जाता है कि भाई इसकी पोलर नेचर कम है। सो दैट्स व्हाई हेलोल्केन्स लेस soluble in water but highly soluble in the organic solvents like chloroform, pyrene, benzene। ये चीज है बेटा इसमें, ठीक। सो बिफोर मिक्सिंग इंटरेक्शंस क्या होती हैं उनकी स्ट्रॉन्गर, आफ्टर मिक्सिंग इंटरेक्शंस वीक होती हैं वाटर के केस में, इसलिए वहां पे वाटर में सॉल्युबिलिटी हेलोल्केन्स की कम होती है। फिर उसके बाद बच्चों कुछ अपने पास पॉलीहेलोजिनेटेड कंपाउंड्स हैं जो एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट है, उनके यूजेस इंपॉर्टेंट है। डाइक्लोरोमीथेन बेटा वो मेटल क्लींजिंग और पेंट रिमूवल में काम आता है। क्लोरोफॉर्म एज ए सॉल्वेंट फॉर रबर एंड ऑयल्स में काम आता है। आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज, एंटीसेप्टिक में काम आता है। सीसीएल फॉर प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल्स। फ्रीऑन ये तो सभी ने सुना होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो रेफ्रिजरेटर्स में काम आता है, जो अपने पास रेफ्रिजरेटर में कूलिंग होती है, गैस बनती है, वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्रीऑन। और डीडीटी वैसे तो ये यूएसए में क्या हो जाता है, बंद हो चुका है, क्योंकि डीडीटी है जो काफी हार्मफुल है, बॉडी में सॉल्युबल नहीं होता है, तो इसलिए ये चीज काफी हार्मफुल है। लेकिन यहां पे यूज होता है टू किल द मॉस्किटोज। कौन से मॉस्किटोज, जो फोडर क्रॉप्स में होते हैं। तो फोडर क्रॉप्स को सही रखने के लिए हम डीडीटी वहां पे स्प्रे करते हैं, ठीक है बच्चों। सो ये थी अपनी फुल रिवीजन, वन शॉट वीडियो। तो आपने काफी मजा लिया होगा, हर एक कंसेप्ट को थोरली रिवाइज किया होगा। मैं ये मानकर चलता हूं कि वन शॉट वीडियो में कम से कम आपको 70% तो कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट जो छूट गया है, जो आपको लगता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो आपको करना चाहिए था और इस वीडियो लेक्चर में आपको नजर नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। मैं एज सून एज पॉसिबल उसमें रिप्लाई करूंगा और हो सका तो उसकी शॉर्ट वीडियो या फिर एक लॉन्ग वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगा। वैसे इस चैप्टर के टॉपिक बेस्ड भी आपको कुछ वीडियोस नजर आएंगे, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं, उन वीडियोस को थोरली देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी नए कंसेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।